गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास भूगोल का चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ये चैप्टर हमारा भूगोल का चैप्टर है एसएसटी में। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि आखिरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीवन रेखा का कार्य कौन कौन सी संस्थाएं और कौन कौन से तत्व निभाते हैं। अब बात करें जीवन रेखा की, तो यहाँ पर हमारी जो परिवहन व्यवस्था है वो इस चैप्टर की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो आओ बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। इस चैप्टर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। आप जब बच्चों वीडियो देख रहे हो तो ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। अगर इस वीडियो में देखते समय यदि कोई समस्या है, कोई बिंदु समझ नहीं आ रहा है आपको, तो आप फिर इसको टीचर को कमेंट करें ताकि वो आपको इसे अच्छे से समझा दें। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। बात करते हैं शुरुआत में सड़क परिवहन की। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नंबर 1 रेलवे, दूसरा वायुयान, तीसरा मालवाहक और यात्री वाहन, पानी में चलने वाले जहाज, नाव इत्यादि। ये सभी क्या कार्य करते हैं? परिवहन का काम करते हैं, यानी कि एक स्थान से वस्तुओं को और व्यक्तियों को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम। अगर इनकी बात करें हम, तो इनका 3 तरह के ये माध्यमों से का उपयोग हम करते हैं: स्थल, जल और वायु। इन्हीं के आधार पर हमने परिवहन के साधनों को 3 वर्गों में बांटा है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, स्थल परिवहन में क्या है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। जल परिवहन में क्या है? अतिरिक्त जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन। समुद्री परिवहन, आंतरिक जल परिवहन का मतलब होता है कि जब देश के अंदर ही नदियों के माध्यम से जल परिवहन हो। और समुद्री परिवहन होता है कि जब हम देश विदेश में इससे निर्यात आयात करते हैं या लोगों का आना जाना इससे होता है। और तीसरा है वायु। एक तो घरेलू विमान सेवा होती है और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय सेवा। अब यहाँ पर एक बात बच्चों ध्यान से समझें। सड़क परिवहन जो हमारे घरों के बाहर जैसे सड़कें हैं, ऐसी ये बहुत प्रकार की सड़कें होती हैं। सड़कों के परिवहन का मतलब है कि सड़क के माध्यम से परिवहन, ट्रक, बस, कार, इस तरह की जो चीज़ें हैं सड़क परिवहन का कार्य करती हैं। फिर है रेल परिवहन। आपने देखा होगा पटरियों पर दौड़ती हुई रेलें, ये रेल परिवहन है। ये रेलें 2 तरह की होती हैं, एक यात्री रेल और एक होती है मालवाहक रेल। तीसरा है पाइपलाइन। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पाइपलाइन भी बिछी हुई हैं ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर। इनमें पेट्रोल, गैस, पानी, अनेक प्रकार की चीज़ें इस तरह से दौड़ती हैं अंदर। तो ये एक तरह से हमारा स्थल परिवहन के रूप है। जल परिवहन की बात करें तो नदियों के अंदर होने वाला जो देश के अंदर परिवहन होता है उसको हम जल परिवहन कहते हैं, आंतरिक। और जो बाहर देशों को जाते हैं जहाज या आते हैं वहाँ से बहुत सारा सामान लेकर, यात्रियों को लेकर, उनको बोलते हैं हम समुद्री परिवहन। और विमानों की बात, एक तो घरेलू उड़ानें होती हैं। मान लो आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से चेन्नई जाना है, चेन्नई से कोलकाता जाना है, तो ये होती है घरेलू विमान सेवा। और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, जैसे कि आपको दुबई जाना है, हांगकांग जाना है, लंदन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अब बात करते हैं हम हाईवेज़ की कि आखिरकार भारत में सड़क परिवहन के रूप में क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग वे होते हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य और तीसरे राज्य को कई राज्यों को आपस में जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की जो देख रेख का काम है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD करती है। ठीक है बच्चों, भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और यदि हम बात करें भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, जो कि हमारा वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। और कौन देख रेख करती है राष्ट्रीय राजमार्गों की? CPWD। और इनको बनाने का देख रेख जो करती है वो केंद्र सरकार करती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग होते कौन से हैं? जो एक या एक से अधिक राज्यों को जोड़ते हैं आपस में, वो होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। ये वरदान के रूप में क्यों है इसका मैं मतलब बता देता हूँ।
राष्ट्रीय राजमार्ग वे सड़कें होती हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य को तीसरे राज्य को जोड़ती हैं। इनकी जो निर्माण है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तो करता ही है। ये वरदान इसलिए हैं क्योंकि ये देश की एक तरह से जीवन रेखा है। जैसे हाथों में हस्तरेखा होती हैं वो हमारे भाग्य का निर्धारण करती हैं, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह से देश की हस्तरेखा, देश की भाग्य रेखा, देश की जीवन रेखा ये हाईवे हैं। अगर किसी देश के अंदर हाईवे अच्छे हैं, सड़कें अच्छी हैं, तो हम माल ढुलाई अच्छे से हो सकती है, यात्री परिवहन अच्छे से हो सकता है, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक अच्छे से जा सकता है। जिस जगह पर कोई हाईवे निकल जाए वहाँ अपने आप ही डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है, अनेक उद्योग कारखाने शुरू हो जाते हैं, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बदलने लगता है। इस तरह से देश की लाइफ लाइन जो है, यानी कि जीवन रेखा जो है, वो हमारे हाईवे हैं। इसीलिए इनको हम एक तरह से वरदान के रूप में जानते हैं। अब बात करें भारत में सड़क परिवहन की, तो भारत में सड़कों का जो जाल है वो यहाँ पर 23 लाख है, लेकिन अब अगर वर्तमान में देखें तो बताते हैं कि 34 लाख किलोमीटर लंबे से भी अधिक भारत के पास हाईवे हैं, यानी कि सड़कें हैं। और अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है सड़कों के मामले में, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि भारत में सबसे अधिक सड़कें हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत में सबसे लंबी सड़कें भारत के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ छोटी बड़ी, कच्ची पक्की, ग्रामीण देहात, कस्बे वाली सड़कें, शहर वाली सड़कें, राज्य सड़कें, स्थानीय सड़कें, राष्ट्रीय सड़कें, अनेक प्रकार की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और इनके माध्यम से प्रतिदिन करोड़ों लोग इधर से उधर जाते हैं और हजारों टन माल इधर से उधर जाता है, आयात निर्यात होता है। यानी कि देश की लाइफ लाइन ये सड़कें ही हैं। अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आखिरकार सड़कें होती कितने तरह की हैं। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, 4 राज्यों को आपस में जोड़ते हैं। दूसरा है राज्य मार्ग। राज्य मार्ग का मतलब जो राज्य के अंतर्गत होते हैं, यानी कि जिनसे राज्य आपस में जुड़े हुए, जो राज्य के अंदर जो है जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका ये अधिकतर जिला मुख्यालयों को जोड़ते हैं, जो राज्य मार्ग होते हैं। फिर होते हैं जिला सड़कें। जिले के अंतर्गत आने वाली सड़कें होती हैं जिला सड़कें। अन्य सड़कें का मतलब है कि जो छोटी बड़ी सड़कें होती हैं, जो महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं, उन्हें अन्य सड़कों के अंतर्गत रखा जाता है। और सीमांत सड़कें वो होती हैं जो देश की सीमा पर बनी होती हैं। इनका निर्माण बीआरओ करता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की। यह एक महत्वाकांक्षी योजना भारत की है जिसके अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज कहने का मतलब है कि एक चतुर्भुज की आकृति वाला ये हाईवे है। और इसमें जोड़ा किस किस को गया है? दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को, मुंबई को। बच्चों, कभी कभी हमारा जो अगर आप देखोगे भारत के नक्शे में, तो इन अगर चारों शहरों को जोड़ दोगे, दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को और मुंबई को, आप ध्यान से कभी जोड़ो इनको, अपने मैप में देखो, तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा ये बनाया गया है और इसी की देखरेख में ये इसका जो है मेंटेनेंस भी होता है। तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी जिसके तहत इन चारों शहरों को जोड़ा गया है। इसी को हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या स्वर्णिम चतुर्भुज कहा है। अभी हम बात कर रहे थे सड़कों की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में तो बताया। अब राज्य मार्ग क्या होते हैं समझ लीजिए। किसी राज्य में जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो राज्य मार्ग कहलाते हैं। जैसे कि पटना बिहार की राजधानी है, वह सड़क जो बिहार के अलग अलग जिला मुख्यालयों को पटना से जोड़ती है वो राज्य मार्ग कहलाएगी। ऐसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ को जोड़ने वाली जो राज्य की जिलों की सड़कें हैं वो राज्य मार्ग कहलाएंगे। यानी कि गाज़ियाबाद से यदि हम चलें तो NH24 है ना, NH24 के माध्यम से हम कहाँ जा सकते हैं? लखनऊ जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? एक तरह से हमारी राज्य सड़क कहलाएगी। यानी कि जो हमारे जिला मुख्यालय को हमारे राज्य की राजधानी से हमारे जोड़ दे। तो इस तरह से ये राज्य मार्ग कहलाते हैं। अब बात करते हैं जिला सड़कों की। यह जी सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। जैसे कि गाज़ियाबाद जिले का जो मुख्यालय है वो गाज़ियाबाद में है, तो मोदी नगर को, लोनी को, हापुड़ को,
या फिर डासना को, मुरादनगर को, फर्रुखनगर को, ये जो विभिन्न हमारे ज़िले के प्रमुख प्रमुख जगह हैं उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती हैं? जिला सड़कें कहलाती हैं। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला परिषद की होती है। अब बात करते हैं अन्य सड़कों की। गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों को शहर की मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कें अन्य सड़कों की श्रेणी में आती हैं। इन सड़कों की रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख आदि की होती है। आपने देखा होगा गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें होती हैं वो धीरे धीरे क्या के मुख्य सड़क से आकर जुड़ जाती हैं। इनको हम अन्य सड़कों की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं सड़क घनत्व की। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे कम सड़क घनत्व 10 किलोमीटर और केरल में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व यानी कि 375 किलोमीटर घनत्व है। यानी कि केरल ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक सड़कों का जाल है, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम सड़कों का घनत्व है। बच्चों, अब सड़क परिवहन के बाद करते हैं बात रेल परिवहन की। और रेल परिवहन जो है ये एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। कक्षा 9 यानी हम तो कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गलती से टाइप है। कक्षा 10 भूगोल नोट्स के अंतर्गत आज भारत में रेल यात्रियों, वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन का प्रमुख साधन रेलवे है। इसका मुख्य उपयोग किस में किया जाता है? व्यापार में, तीर्थ यात्रा में, भ्रमण के साथ साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए ये रेलवे का उपयोग होता है। यह एक सस्ता साधन है। किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए रेलवे जो है रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। यानी कि अगर किसी देश की रेलवे अच्छी है तो समझ लीजिए उस देश का अच्छे से विकास हो पाएगा, और यदि किसी देश की रेलवे अच्छी नहीं है तो वहाँ का विकास भी अच्छा नहीं है। भारत में जो रेलवे की कुल लंबाई है वो अब इस समय लगभग 65,000 किलोमीटर के करीब है। और भारत की यदि हम विश्व के स्तर से देखें तो भारत की जो रेलवे है विश्व में वो चौथे स्थान पर है। यानी कि इतनी अच्छी हमारी रेलवे है। भारत में हज़ारों गाड़ियाँ प्रतिदिन चलती हैं और भारत का रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत ही फैला हुआ है। अभी जैसे बताया कि 64,000 किलोमीटर लंबा रेलवे है हमारा। और भारत में जो रेलवे के गेज हैं, गेज मतलब पटरियों के बीच की चौड़ाई, वो 3 तरह की है। कितनी है? 3 तरह की रेलवे के गेज की चौड़ाई है। पहला है बड़ी लाइन यानी कि 1.67 मीटर, दूसरा है 1 मीटर, और तीसरी है 0.61 से 0.76 मीटर तक। ये जो छोटी लाइन है इसका उपयोग अधिकतर हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में टॉय ट्रेन होती है, जैसे कि शिमला में चलती है, दार्जिलिंग में चलती है, इन सब जगह पर होता है। ये बहुत सीमित मात्रा में छोटी है। ये हमारे पास जो इस समय अधिकतर लाइन है वो है बड़ी लाइन यानी कि 1.6 की मीटर की। इस गेज की जो रेल पटरियां हैं वो समस्त भारत में फैली हुई हैं और इसी पर तमाम पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ती हैं। बच्चों, बात करते हैं कि भारतीय रेलवे के समक्ष चुनौती कौन कौन सी हैं। तो देश में रेलवे के वितरण को प्रभावित क्या किया है? तो पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और उच्चावच क्षेत्र ने किया है। जहाँ पहाड़ है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, वहाँ पर रेलवे कम फैला है। इसके अलावा रेलवे का जो लाइन का विस्तार है वो बहुत अधिक, इसमें धन की आवश्यकता होती है और इसीलिए इसका इतनी तेज़ी से विस्तार नहीं हो पाया है। और बहुत सारे टिकट बिना इसमें जो यात्री होते हैं बिना टिकट के यात्रा करते हैं, यानी कि रेलवे को इससे भी बहुत बड़ा घाटा होता है। रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए जो है पर्यावरण संबंधी मंजूरी, जैसे कि भूमि का अधिग्रहण करना है, पेड़ों को वहाँ से काटना है, बजट संबंधी बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। अधिकतर भारत में ट्रेनें लेट हो जाती हैं क्योंकि सुरक्षा संबंधी कार्य होते हैं, बहुत सारे यात्रियों से संबंधित समस्या होती हैं। एक रूट पर कई ट्रेनें लगातार आगे पीछे होती हैं, यानी रूट बिजी होता है। तो बहुत सारी चुनौतियां आज भी रेलवे के समक्ष हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो रेलवे के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि उसकी ट्रेनें जो लेट हो जाती हैं, एक तो वो टाइम पर आएँ, दूसरा ये है कि हमें अपने रेलवे को आधुनिक बनाना पड़ेगा। आज भी भारतीय रेलों में बहुत सारी, जैसे टॉयलेट में गंदगी, रेलवे के डिब्बों के अंदर गंदगी, या फिर देखते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ होती है, रिजर्वेशन समय से नहीं मिल पाना। तो बहुत सारी चुनौतियां अभी भी हैं। हमारा
जो उद्देश्य होना चाहिए सरकार का और देश का वो ये होना चाहिए कि क्योंकि रेलवे भारत की एक तरह से लाइफ लाइन है और रेलवे के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो भारतीय रेलवे को और मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि रेलवे की सुविधाएं बढ़ाई जाएं और उसके रूट भी बढ़ाए जाएं ताकि यात्रियों को बहुत ज़्यादा इंतजार रेलों का ना करना पड़े। एनसीईआरटी में एक बार क्वेश्चन आया कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो इसे समझ लीजिए बच्चों, बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही संचालित की जाती थी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है, यानी कि बहुत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति से चलने वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। पहले जो दुनिया थी बहुत बड़ी थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन आज जब तीव्र गति के परिवहन साधनों का विकास हुआ है तो दुनिया एक छोटा सा गांव या शहर बन गई है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास से संभव हो सका है, इसलिए परिवहन व संचार एक दूसरे के पूरक हैं। परिवहन होता है यानी कि जो हमारे आवागमन के व्हीकल्स हैं, साधन हैं, चाहे वो जल हो, थल हो या स्थल हो। और संचार होता है जैसे कि हमारा टेलीफोन है, हमारा जो है इंटरनेट है, या फिर हमारे जो है पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, ये संचार के साधन हैं, टीवी है। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। वायु, रेल एवं जल परिवहन, समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। यानी कि हम आज दुनिया के प्रत्येक कोने में पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारे पास संचार और परिवहन के सारे साधन अच्छी अवस्था में हैं। इसके बाद है स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति प्रदान की है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक बनाया है। जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होते हैं, लाइफ लाइन होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे संचार के साधन हैं और जो हमारे परिवहन के साधन हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा हैं, यानी कि लाइफ लाइन है। परिवहन के अलग अलग साधनों में जल परिवहन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम दो परिवहन के साधनों पर बात कर चुके हैं बच्चों, एक तो वायु परिवहन पर बात कर चुके हैं, दूसरा हम रेलवे पर बात कर चुके हैं और सड़क परिवहन पर। लेकिन जल परिवहन की अभी बात नहीं कर पाए। तो जल परिवहन यानी कि पानी के माध्यम से होने वाला परिवहन। देखो, जल परिवहन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना तो पटरी बिछानी है और ना ही सड़क बनानी है, यानी कि रास्ता बनाने की कोई चिंता ही नहीं है। बस केवल हमको नाव या जहाज़ पानी में उतारना है। सड़क, रेल तथा वायु यातायात की तुलना में ये जो है इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और ये सस्ता भी है। जल परिवहन सस्ती जल शक्ति अथवा भाप शक्ति द्वारा संचालित होता है और पानी के बहाव के कारण इसमें काफ़ी कम खर्चा आता है, क्योंकि पानी के बहाव की तरफ ये एक तरफ से तो देखा जाए तो अगर बहाव के साथ साथ ही बह जाएगा, यानी कि अत्यधिक खर्च इसमें नहीं आता। रेल या सड़क परिवहन के साधनों की तुलना में जलयान का सामान लाने ले जाने की क्षमता भी अधिक होती है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे देशों में यानी कि आंतरिक और बाह्य व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में जहाज रानी जो विभाग है, भारतीय जहाज रानी निगम, वो भारत में लगभग 98% जो भारत का आयात निर्यात होता है वो हमारा पानी के जहाज़ों से ही होता है और समुद्री तटों से ही होता है। भारत में कांदला बंदरगाह, गुजरात बंदरगाह और आपका जो ये जो विशाखापत्तनम, कोलकाता, ये प्रमुख ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पर अत्यधिक व्यापार होता है। मुंबई बंदरगाह जो है वो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। बंदरगाह उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर पानी के जहाज़ आकर रुकते हैं, जैसे कि बस स्टैंड पर बस रुकेगी, रेलवे स्टेशन पर रेल रुकेगी, एयरपोर्ट पर प्लेन उतरेगा। ऐसे ही बंदरगाह वह स्थान है जहाँ पर पानी के जहाज़ आकर रुकते हैं और पानी के जहाज़ों के माध्यम से दोनों तरह का
एक तरह से यहाँ पे यात्रियों का भी आवागमन होता है, और हमारा जो है जो सामान है, कंटेनर है बड़े बड़े, वो भी पानी के जहाज़ों के माध्यम से ही आते जाते हैं। भारत का अधिकतर जो खनिज तेल है सब वो पानी के जहाज़ों के माध्यम से ही आता है। तो इस तरह से जो जल परिवहन है वो अन्य परिवहनों की तुलना में वो एक तरह से हमारा सस्ता है। अगर भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो जैसे जलमार्ग 1 है, ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है, गंगा नदी में है ये, और ये 1620 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये सदिया से धुबरी तक है और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये जो है केरल में है और इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक जो है जाती है, और ये जो है आपका केरल के अंतर्गत, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 इसकी घोषणा 25 नवंबर 2008 को की गई थी, और ये जलमार्ग 4 के अंतर्गत भद्रांचल से राजमुद्री के बीच गोदावरी नदी के जलमार्ग को कहा जाता है, वजीराबाद से विजयवाड़ा के बीच। बच्चों ये आंतरिक जलमार्ग हैं देश के, यानी कि नदियों के माध्यम से यहाँ पर जलमार्ग बनाए गए हैं, और बाह्य होते हैं समुद्र के द्वारा जो अन्य देशों से व्यापार होता है। तो इस तरह से हम भारत में ऐसा भी संभावना व्यक्त की गई है कि अभी हम और भी जलमार्ग तैयार कर सकते हैं। ऐसे जलमार्गों की तैयारी भारतीय परिवहन विभाग कर रहा है। अभी एक जो प्रश्न हम यहाँ पे सोच सकते हैं, इसमें अभी ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि हम ये भी तय कर सकते हैं कि जैसे कि रेलवे परिवहन और सड़क परिवहन में मुख्य अंतर लिखिए। रेल परिवहन के गुण दोष, सड़क परिवहन के गुण दोष। अच्छा, एक चीज़ और जो इसमें मैप वर्क के लिए बच्चों आपको ध्यान देनी है, एक तो वो कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख जो एयरपोर्ट हैं, यानी कि जो हमारे जहाँ पर विमान उतरते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आप मैप में दर्शा सकते हो। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आप मैप में दर्शा सकते हो। तो आपके लिए यहाँ मैप का काम इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है। आप फिर से ध्यान दो, एक तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, आपको प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख एयरपोर्ट वो आपको मैप में दर्शाने हैं। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और इसके अलावा आपको एक घर पे अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना, वो ये कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बीच अंतर, उसके गुण और दोष, यानी कि उसके लाभ और हानि क्या क्या है। सड़क परिवहन से क्या लाभ है, क्या हानि है, रेल परिवहन से क्या लाभ है, क्या हानि है। बच्चों आपको लगभग इस चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। फिर भी यदि किसी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप वीडियो देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर किया करो, साथ ही साथ उसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो, ताकि आपको अगली वीडियो का पता चल जाए। धन्यवाद।